नमस्कार। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रशासनिक शब्दावली और समझेंगे इसका प्रयोग कहाँ होता है और इसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इससे हमारे क्या फायदे होंगे और आने वाले समय में हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। प्रशासनिक शब्दावली जो है वो सरकारी ऑफिस में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जो भी सरकारी कार्यकालों में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको अंग्रेजी के कुछ शब्द दिए जाएंगे, उसको आपको हिंदी के शब्दों में बदलना होगा। ऐसे हिंदी के कुछ शब्द होंगे जो आपको अंग्रेजी में बदलना होगा। तो इन्हीं को ही प्रशासनिक शब्दावली कहते हैं, जिसका प्रयोग सरकार पत्राचार आदि चीजों में प्रयोग करती है। मान लीजिए कहीं सरकार को उत्तर भारत से दक्षिण भारत में कोई पत्र लेखन करना है, और चूंकि भाषा का हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, जो उस भाषा सभी को सभी भाषाएं तो आती नहीं है, इसलिए सरकार अपने ऑफिस में एक ट्रांसलेशन के अनुवादक के रूप में लोगों का पोस्ट बनाया हुआ है। उस पद पर उनको रखा जाता है और उनका काम होता है कि जिस दूसरे भाषा में पत्र आया है उसको वहां की राजभाषा में बदलना, ताकि उसका प्रयोग वहां के लोग समझ सके और जान सके। तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग इन्हीं सब चीजों में होता है। मान लीजिए आपको अंग्रेजी आती है लेकिन हिंदी नहीं आती, तो क्या होता है, हिंदी को अंग्रेजी में वो आप बना के दे देंगे और आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ शब्दों का प्रयोग करूंगी, कुछ आपको उदाहरण के लिए बताऊंगी कि किस तरह से शब्दों को जो है हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में बनाया। जैसे कहते हैं अकाउंटेंट जनरल, उसको महालेखाकार कहते हैं। अधोक माने तदर्थ, बेसिक पे मूल वेतन होता है। ब्रोचर विवरण का, सेंट्रल रेवेन्यू केंद्रीय राजस्व, कोड ऑफ कंडक्ट आचरण संहिता, कंपेंसेटरी लीव मतलब प्रतिपूरक अवकाश, कंप्लायंस अनुपालन, कोरिजेंडन शुद्धि पात्र, क्रॉस एग्जामिनेशन प्रति परीक्षा, डिकेश दशक, डिपुटेशन प्रतिनियुक्ति। तो ये सारी चीजें आपको इस तरह से बदलनी होंगी। ऐसे और भी शब्द हैं जो मैंने उदाहरण के लिए यहाँ लिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। जांच समिति, वित्तीय अनुमोदन, भारत का राजपत्र, मानदेय, आयकर आयुक्ति, पुलिस महानिरीक्षक, खाता, भाषाविद, एक मुश्त राशि, वित्त मंत्रालय। तो क्या होता है कि कभी कभी लोग इतनी शुद्ध भाषा में लिख देते हैं कि जिसको लोग आम बोलचाल की भाषा में नहीं रहता है और लोगों को समझने में भी कठिनाई होती है। इसमें भी उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट अनुवाद करने के बाद लोगों को चीजें आसान हो जाती हैं। ये सारे हैं, तो आप इन सभी को देख लीजिए, समझ लीजिए। इसको बार बार आप जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप उसको याद हो जाएगा, और इस तरह से आपके प्रश्न आ सकते हैं कि नामांतरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, या अंग्रेजी वर्ड आपको दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा कि हिंदी में उसे किस तरह से बोलेंगे। तो इसलिए यह इनको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है। कुछ और भी है, तो मैंने यहाँ 50 शब्द दिए हैं, यही आपके सिलेबस है और इसी को आपको पढ़ना है। तो ये 4.1 आपका सभी कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी। आपके 3 क्रेडिट पेपर में केस स्टडी पढ़ाया जाएगा। कोई केस दिया जाएगा, उस केस पे आपके उस बेस पे आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। तो आपका जो केस स्टडी का टॉपिक है अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी कहानी आप पढ़ लीजिए नाटक को,
और पढ़ने के बाद इसी पे आपको हम केस बना के देंगे। तो आइए चलिए समझते हैं अंधेर नगरी क्या है, कहानी किस तरह से है, कहानी में क्या सीखने को मिलता है। तो अंधेर नगरी की जो कथा वस्तु है वो कुछ इस प्रकार से है। कथा वस्तु नाटक का महत्वपूर्ण तत्व होता है। कथा वस्तु का संबंध नाटक में वर्णित विषय से होता है। कथा वस्तु को स्पष्ट करने के लिए घटनाओं, स्थितियों और पात्रों की रचना की जाती है। इस तरह से जो आरंभ, मध्य और अंत वाला कथा रूप बनता है उसे कथानक कहते हैं। जैसे इस नाटक की कथा वस्तु है विसंगतियों, एक ऐसे नगर की चित्रण जहां का न्याय अन्याय में फर्क ही नहीं किया जाता। कथानक ऐसा है, महंत, गोवर्धन दास, नारायण दास, हलवाई, फरियादी, कल्लू, बनिया, कारीगर, कोतवाल, मंत्री और राजा आदि पात्रों के और बकरी के मर जाने तथा उसके लिए दोषी व्यक्ति को सजा सुनाने की घटना के जरिए कथा का विकास। आपने नाटक पढ़ने के बाद उसमें वर्णित कथा को भी समझ लिया होगा। महंत अपने दो चेलों के साथ जिस अंधेर नगरी में पहुंचता है वहां हर वस्तु का भाव समान है। हर वस्तु टके सेर बेची जा रही है। यह देखकर गुरु महंत को हैरत होती है और अनहोनी की आशंका भी। वह अपने चेलों को तुरंत नगर छोड़ देने की सलाह भी देता है, पर चेला गोवर्धन दास गुरु की राय न मानकर उसी नगर में रह जाता है। दूसरी तरफ एक दुर्घटना, दीवार से दबकर बकरी का मर जाना के बाद फरियादी राजा के पास न्याय की आशा लेकर पहुंचता है। राजा के हुक्म के बाद बकरी के मरने के लिए जिम्मेदार के रूप में क्रमशः कल्लू बनिए, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिये और कोतवाल को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी दूसरे को जिम्मेदार बनाकर खुद छूटता जाता है। अंततः गोवर्धन दास को पकड़ लिया जाता है। गोवर्धन दास को फांसी का सजा महज इसलिए दी जाती है कि उसकी गर्दन मोटी है। फांसी के पहले चेला गोवर्धन दास अपने गुरु को पुकारता है। गुरु यानी महंत आकर गोवर्धन दास से गुप्त मंत्रणा करता है। फिर गुरु चेले में वाद विवाद होने के लगता है। कारण पूछने पे महंत बताता है कि इस मुहूर्त में जो फांसी चढ़ेगा उसे बैकुंठ मिलेगा। जब राजा का प्रमाण फिर जारी होता है और बैकुंठ पर अपना पहला हक जताते हुए वह फांसी के फंदे पर झूल जाता है। तो आपने देखा कहानी किस तरह थी। मूर्ख राजा खुद ही फांसी पे चढ़ जाता है। आइए अब इसके चरित्र चित्र पर प्रकाश डाल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हर चरित्र को किस तरह से समझाने का प्रयास भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया है। तो अंधेर नगरी के अनेक पात्रों में महंत, गोवर्धन दास, राजा और मंत्री बहुत महत्वपूर्ण हैं। महंत या गुरु का चरित्र केवल विवेक का प्रतीत होता है। वह इस सच का संदेश देता है कि जहाँ व्यक्ति और गुण वस्तु के गुणों की कद्र न हो, वहाँ हर घटना वस्तु या चरित्र के मूल्यांकन के लिए है। एक ही पैमाना अपनाया जाता हो। ऐसी शासन व्यवस्था में रहना विपत्ति का कारण बन सकता है। आपने देखा कि गुरु द्वारा समझाए जाने पर भी गोवर्धन दास अंधेर नगरी को नहीं छोड़ पाता, वह लोभ में पड़ जाता है। इसी का परिणाम है कि उसे फांसी के लिए पकड़ा जाता है। नाटक के अंत में ही महंत अपने शिष्य से कहता है कि यह नगर तो दूर से बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, पर साथ ही वह सावधान भी करता है कि लोभ मत करना, क्योंकि लोभ से मान यानी इज्जत या स्वाभिमान मिट जाता है। इस तरह वह शुरू में ही दूर से दिखने और वास्तविकता में अंतर स्पष्ट कर देता है और लोभ या लालच में पकड़कर स्वाभिमान की भावना के नष्ट होने का भी उपदेश देता है। आगे नाटक के अंत में महंत पुनः उपस्थित होता है और फांसी की सजा पाने अपने शिष्य गोवर्धन दास को बचाने तथा
अविवेकी राजा को मृत्यु के मुंह में धकेलने का उपाय करता है। और नाटक के अंत में यह भी स्पष्ट कर देता है कि ऐसा राजा जो धर्म और बुद्धि पर आधारित नहीं होता, जहां नीति और सज्जनों को स्थान नहीं मिलता, वहां अपने आप ही नष्ट हो जाता है। जैसे कि चौपट राजा समाप्त हो गया, इस प्रकार महंत के चरित्र के माध्यम से लेखक बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके अपनी स्वाधीनता बचाने और छोटी मोटी सुविधाओं में न पड़कर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का संदेश देता है। गोवर्धन दास एक ऐसा चरित्र है जो लालच का शिकार हो जाता है, इसका दुखद फल भी उसे मिलता है। राजा के द्वारा उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। गोवर्धन दास सुख की खातिर गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है और अंधेर नगरी में ही रहने का निर्णय लेता है। वह आम भारतीयों की उस मानसिकता का प्रतिनिधि है जो अपने छोटे छोटे सुखों की खातिर व्यवस्था की मनमानी और विवेकहीनता तथा अन्याय को की ओर से आंखें मूंद लेते हैं। वो भूल जाते हैं कि आप जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, अंततः उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। राजा के बारे में नाटक में बताया गया है कि वह चौपट है। वह सिर्फ भोग विलास में है। हर समय नशे में धुत रहने के संकेत से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ शराब का डूबा रहता है। साथ ही यह इशारा किया जाता है कि वह अपने मूल कर्तव्य यानी जनता के दुख सुख की भी चिंता नहीं करता है। वह अपनी जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसी कारण उसके राज में सच्चे लोग तो मारे जाते हैं और धूर्त तथा दुष्ट लोगों का वर्चस्व है। उसके राज में न तो लोगों की बनाई है और ऊपर और तौर पर सभ्य होने का दिखावा करते हैं, पर भीतर ही भीतर कुचक्र चलाते रहते हैं। यहाँ सज्जनों को सजा मिलती है और झूठे लोग उपाधियों से नवाजे जाते हैं, सम्मानित होते हैं। सारे देश में अंधाधुंध मचा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे राजा यहाँ न होकर विदेश में रहता हो। या अंग्रेजी राज पर जो टिप्पणी की है कि क्या आज के संदर्भ में भी ये टिप्पणी उपयुक्त नहीं है? स्वाधीन भारत का शासक वर्ग भी सीधे तौर पर तो विदेश से नियंत्रण नहीं होता, पर विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता खोलने का काम जरूर करता है। अंधेर नगरी चौपट राजा के लिए न्याय नहीं, उसका दिखावा महत्वपूर्ण है। राजा के संवाद पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यम के यहाँ भी नहीं होगा। नाटक के अंत में बहुत ही सुंदर ढंग से आत्म केंद्रित और विवेकहीनता को भी दिखाया गया है। जब राजा कहता है कि राजा के रहते और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हर किसी को जल्दी लगा है कि हमें सभी सुख, हमें सभी चीजें प्राप्त हो जाएं। अंधेर जगरी जो नाटक है उसमें बताते हैं कि इसका अंतिम महत्वपूर्ण पात्र जो है मंत्री के ऊपर शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ जो मंत्री है वह यह जानते हुए भी कि राजा ठीक नहीं कर रहा है, उसकी चापलूसी करने में जुटा हुआ है। इस प्रकार वह उस वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है जो औसत से अधिक समझ तो रखता है, पर सत्ता से नजदीकी पाने और स्वार्थ पूरा करने के लिए अपनी बुद्धि और विवेक को गिरवी रख देता है। उसकी समझ का संकेत तब मिलता है जब कोतवाल अपनी सवारी शहर के इंतजाम के वास्ते निकालने की बात करता है। वह सोचता है यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा न हो कि वह बेवकूफ राजा इस पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। मगर फांसी किसी भी एक बेकसूर को मिल जाए, यह उसकी चिंता का विषय नहीं है। विवेकहीनता की यह स्थिति उसे भी वैकुंठ के लालच में डालने से नहीं चूकती और नाटक के अंत में वह भी फांसी के दावेदारों में शामिल हो जाता है। अन्य पात्रों में फरियादी, कुंजड़िन, हलवाई, मंत्री, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गजरिया, कोतवाल, प्यादे और सिपाही हैं। ये पात्र प्रसंगानुकूल कथा विकास में अपना योगदान देते हैं। ऐसे पात्रों को गौड़ पात्र
कहा जाता है। अब आइए इसके संवाद पे नजर डालते हैं कि इसका संवाद किस प्रकार से है और ये जो उनके शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों का लोगों पर कितना असर हुआ है। नाटक में जो संवाद है वो विशेष महत्व रखता है। अंधेरी नगरी नाटक के संवाद पर आपने ध्यान दिया होगा। ये संवाद नाटक के पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषताओं को हमारे सामने स्पष्ट कर देते हैं। साथ ही हास्य ही की रचना करते हुए व्यवस्था पर व्यंग करते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि इस संवादों के प्रभावशाली होने का बहुत बड़ा कारण इसका संक्षिप्त या छोटा होना है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इस नाटक के संवादों की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। यह तो हम देख ही चुके हैं कि नाटक में महंत, गोवर्धन दास, राजा और मंत्री मुख्य पात्र हैं। आज संवादों की दृष्टि से देखा जाए तो ये पात्र बातचीत में सबसे अधिक हिस्सा लेते हैं। ये जो कुछ बोलते हैं उससे अर्थात उनके संवाद से इन पात्रों का व्यक्तित्व हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। महंत स्थितियों की असलियत को पहचान लेने वाला और स्वाभिमानी, स्वाधीनता के महत्व को जानने वाला विवेकवान पात्र है। उसकी इस विशेषताओं की बात संवादों से ही पता चलती है। जब अपने शिष्य से कहता है, बच्चा बहुत लोभ मत करना, वह शिष्य को फिर से सावधान करता है तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर बाजी और टके सिर खाजा हो। स्पष्ट है कि महंत का यह स्वभाव महत्वपूर्ण है। उसका आशय यह है कि जिस राज्य में असमान वस्तुओं में सज्जनों और दुष्टों में अंतर ही नहीं किया जाता, उस राज्य में बसना विपत्ति का कारण हो सकता है। अंधेर नगरी के संवाद की यह विशेषता हमें अनेक स्थलों पर मिलती है। इसी क्षमता के कारण यह नाटक सटीक और अचूक व्यंग रचने में समर्थ होती है। गोवर्धन दास के विषय में भी हमने पढ़ा कि अविवेक के कारण लोभ में फंसता है। लोभ के कारण वह अपने इन ही तक ही केंद्रित रहता है, फिर अपने को संकट में डालता है। कुछ उदाहरण के द्वारा हम उसकी विशेषता को समझेंगे। जैसे गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने के लिए मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपना किसी राजकाज में थोड़े ही रोज मिठाई चबाना, मजे से आनंद से राजभवन में रहना के संवाद पर आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि इसके संवाद किस तरह से हैं, किस तरह से वहां बोली जा रही है। कल्लू बनिया है और अच्छा उस कसाई है, सभी की बातों को कैसे छोटे छोटे वाक्यों में प्रयोग किया गया है। अंधेर नगरी के संवाद छोटे छोटे होने के साथ साथ बहुत प्रभावपूर्ण भी हैं और ऐसी व्यंग्यात्मक हैं कि लेखक पाठक उनसे जुड़े रहते हैं। तो ये इस पाठ की बहुत अच्छी खासियत है। छोटे छोटे संवादों के एक और महत्व की ओर आपका ध्यान हम डालना चाहेंगे। जब संवाद छोटे होते हैं तो बोलने वाले पात्र जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं और नाटक में रोचकता आती है। इससे घटना का प्रभाव भी गति होता है, साथ ही ये अभिनेता में भी सहायक होते हैं। परिवेश नाटक का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसे देश काल और वातावरण भी कहते हैं। जब हम अंधेर नगरी को पढ़ते हैं तो उनके दृश्यों और पात्रों के संवादों के माध्यम से हमें कुछ ऐसी सूचनाएं मिलती हैं जिनसे हमारे सामने नाटक में व्यक्त वातावरण उभर जाता है। इस नाटक में कुल 6 दृश्य हैं। इनमें बाजार, जंगल, राजसभा के दृश्य हैं। बाजार के दृश्य के माध्यम से तत्कालीन लोक संस्कृति का पता चलता है। आपने ध्यान दिया होगा कि इसके दृश्य जो है साधारण से हैं, जिन्हें हम आम जनता की प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कह सकते हैं। जब साहित्य में आम लोगों का चित्रण होता है तो उसकी संस्कृति को भी बहुत अभिव्यक्ति मिलती है। इसे लोक संस्कृति भी कहते हैं। अंधेर नगरी में बाजार के दृश्य को पढ़कर हम सामान्य लोगों के सोचने विचारने के तरीके, उनकी व्यंग क्षमता, भाषाई विशेषताएं आदि की परिचय होते हैं। कुल मिलाकर इसे लोक संस्कृति भी कहा जा सकता है। इस नाटक को लिखने का उद्देश्य अंग्रेजी शासन के कारण भारत की दुर्दशा की स्थिति करना है।
भारतीय लोग कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी नीतियों से भारत को अंधेर नगरी बना दिया। न यहाँ किसी नियम का पालन किया जाता है, न कोई न्याय व्यवस्था है। देश की जनता अंग्रेजी व्यवस्था के कुचक्र में फंसी हुई है। इसी वातावरण के संकेत इस नाटक के प्रत्येक दृश्य में है। बाजार के दृश्य में घासीराम, चने वाला, हलवाई, चूरन वाला, बनिया, ये सब संवादों के माध्यम से बताया गया है। स्थितियों पर व्यंग किया गया है। तो सब मिलाकर आप देखते हैं कि यह कहानी जो है निकम्मी शासन व्यवस्था को प्रस्तुत करती है। नाटक में यह भी दिखाया गया है कि जो नगर दूर से बहुत सुंदर लगता है, वह भीतर से कितना कुरूप होता है। जिस नगर के लोग ऊपर ऊपर से मालदार लगते हैं, वह भीतर भीतर से निर्धन भी होते हैं। इन सबकी जिम्मेदारी गुलाम बना लेने वाली व्यवस्था है। लेखक यह भी समझाने का कोशिश करता है कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब ऐसी अव्यवस्था थी। इस व्यवस्था में सब चीजें टके सेर मिलती थी। यह अंधेर नगरी है, अर्थात इसमें कोई कानून व्यवस्था नहीं है। इसका राजा चौपट है, अर्थात संवेदनहीन, कुछ भी न समझने बूझने वाला है। ऐसी अंधेर नगरी की असलियत को इसमें रहने के जोखिम को महंत द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ किसी भी जुर्म सजा किसी को भी मिल सकती है। नाटक के अंत में ऐसा भी दिखाया गया है कि महंत गोवर्धन दास से पहले ही कह देते हैं कि ऐसे अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यह एक क्षण नहीं रहना चाहिए। इस अंधेर नगरी की न्याय प्रक्रिया के आडंबर को नाटक में बहुत ही मनोरंजक तरीके से लिया गया है। अगर हम इसकी भाषा शैली पर प्रकाश डालते हैं तो हमें पता चलता है कि इस नाटक को पढ़ते वक्त इनकी भाषाएं जो है आम बोलचाल की भाषा के होते हुए ब्रज भाषा का प्रयोग काफी हद तक हुआ है। किसी भी नाटक को जब बातचीत के बाजार दृश्य का दृश्य, अपना अपना सामान बेचने वाले दुकानदारों का सामान, ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो साधारण लोगों की भाषा है। अंधेर नगरी में तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। भारतीय ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जैसे उनके पात्र दिखते हैं, उनकी भाषा भी उसी के अनुरूप ढाली जाए। दूसरी चीज है व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियों का बहुत महत्व है इस नाटक में। बाजार में सामान बेचने वाला घासीराम, पाचक वाले बनिया, हलवाई आदि के संवाद का एक के साथ ऐसे छोटे छोटे रोचक और तुक वाले बनाए गए हैं, जिससे सुनने वाले को बहुत प्रभावशाली लगता है। जैसे एक शब्द है, चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। हलवाई के संवाद में जलेबी, रबड़ी, पापड़ की विशेषताएं ध्वन्यात्मक रूप में प्रस्तुत होती हैं। जलेबियां गर्मा गर्म, घी में गरम, रेवड़ी कड़ा, पापड़ पड़ाड़ा, तो इस तरह शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया हुआ है। अंधेर नगरी में राजा की प्रजा के रूप में अनेक प्रकार का काम करने वाली सामान्य प्रजा और उसकी दुर्दशा का भी वर्णन किया गया है। भाषा सामान्य लोगों के होते हुए भी बहुत प्रभावशाली लगता है। कारीगर हो या चूना बेचने वाला या भिस्ती या मस्का कोई भी हो, सभी की भाषाएं सरल और अच्छी हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा, कि जिस नगरी में किसी मूल्यवान और अमूल्य वस्तु दोनों का कीमत एक बराबर हो, वहां समझिए वहां का राजा के पास विवेक ही नहीं है। नहीं तो उसको कीमती चीजों में और मिट्टी की चीजों में फर्क महसूस होता। यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो है फर्क करना आना चाहिए कि कौन सा चीज का कीमत क्या है और हमें कितना देना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।